poem from our Beehive book, that is No Men Are Foreign, written by James Kirkup. Very interesting poem written by James Kirkup, an English poet, and the title is No Men Are Foreign. Foreign का means बच्चे क्या होता है? You have heard about the word foreigner, है ना? तो foreign क्या? A person, foreigner कौन? A person who belongs to other country. A person who belongs to other country, that person is a foreigner. So टाइटल में यहाँ पे पोइट क्या कहना चाह रहे हैं? दैट नो मैन आर फॉरेन, कि कोई भी पर्सन स्ट्रेंजर नहीं है, फॉरेनर नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो हमारे जैसा नहीं है. ठीक है, तो इस पोइम के थ्रू पोइट एक कंसेप्ट को, किस कंसेप्ट को प्रमोट कर रहे हैं? ही वांट्स टू प्रमोट द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड. किस कंसेप्ट को प्रमोट कर रहे हैं इस पोइम के थ्रू पोइट? ग्लोबलाइजेशन एंड ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड को, कि सब आपस में भाई बहन हैं, कोई यहाँ पे फॉरेनर नहीं है, कोई स्ट्रेंजर नहीं है, सब एक है. ठीक है, तो इस पोइम के थ्रू हमारे पोइट जेम्स किरकप यही मैसेज देना चाह रहे हैं. नाउ लेट अस बिगिन दिस पोइम एंड रीड इट लाइन बाय लाइन. हियर इज द फर्स्ट स्टैंजा गिवन and it is, remember, no men are strange, no countries foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes, like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. Now, here the poet is saying to the readers that remember one thing, that here on this land, on this earth, no men are strange, कि इस धरती पे कोई भी पर्सन, कोई भी मैन स्ट्रेंज नहीं है, अजनबी नहीं है. स्ट्रेंज मीन्स कोई भी पर्सन अननोन नहीं है. नो कंट्री, और ना ही कोई कंट्री फॉरेन है, ना ही कोई कंट्री दूसरी कंट्री है. सब इसी धरती पे ही रहते हैं, इसी एक लैंड पे ही रहते हैं. ये धरती माँ एक ही है और सभी इस धरती पे ही रहते हैं. ये धरती सबकी है. तो कोई भी पर्सन स्ट्रेंजर नहीं है, कोई भी पर्सन अननोन नहीं है, और ना ही कोई कंट्री फॉरेन है. ये जो बॉर्डर्स हैं, ये जो बॉर्डर्स बनाए हुए हैं ह्यूमन बींग्स ने, इसको हटा देना चाहिए. कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है. एंड beneath all uniforms a single body breathes, और सभी यूनिफॉर्म्स के नीचे, here the uniforms, what is the uniform, what is the meaning of uniform here? Uniform here is the uniform of the military man, of the soldiers of different countries, है ना. हमें पता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अलग अलग सोल्जर्स हैं. ठीक है, हर किसी की अलग अलग यूनिफॉर्म है. तो हर एक सोल्जर की जो यूनिफॉर्म है, इस यूनिफॉर्म के नीचे एक ही बॉडी ब्रीथ करती है. सबकी बॉडी कैसी है? सेम है. सब सांस जो लेते हैं, ब्रीथ जो करते हैं, वो बिल्कुल सेम तरीके से ब्रीथ करते हैं. ये तो नहीं है कि कोई नोज से करता है तो कोई मुंह से करता है, कोई ईयर से करता है, ऐसा नहीं है ना. तो उन यूनिफॉर्म्स के नीचे सिंगल बॉडी ही क्या करती है? ब्रीथ करती है. अलग अलग, हालांकि अलग अलग जगहों के अलग अलग सोल्जर्स की अलग अलग यूनिफॉर्म्स है, लेकिन हर एक यूनिफॉर्म के नीचे एक सिंगल बॉडी ही ब्रीथ करती है. लाइक आर्स, जैसे कि हमारे सोल्जर्स हैं. द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, जिस लैंड पे हमारे खुद के भाई, जिस लैंड पे हमारे खुद के भाई चलते हैं, इज द अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शेल लाई. वही सेम अर्थ है, इसी सेम लैंड पे सभी लोग वॉक करते हैं. जिस पे हम लोग वॉक करते हैं, यही सेम अर्थ पे सभी लोग वॉक करते हैं. ये तो नहीं है हमारी अर्थ अलग है और दूसरी देश की अर्थ अलग है, नहीं ना. तो सभी की अर्थ क्या है? सेम है. इन विच ऑल वी शेल लाई, और इसी अर्थ में हम सबको क्या होना है? लाए होना है. एक दिन डाई होके इसी में ही हमारी ग्रेव बननी है, यहीं पे ही हमें दफना देना है, यहीं पे ही हमें, यहीं से ही हम, हमारी क्या हुई है, हमें जन्म मिला है, और यहीं पे ही हम लोग क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, मिल जाएंगे मिट्टी के अंदर. तो ये सभी के साथ सेम है. ये सिर्फ हम इंडियंस नहीं, चाहे आप बाहर जाओ, फॉरेन, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं कि वाइट लोग हैं, ये ब्रिटिशर्स हैं, तो उन लोगों को भी इसी धरती पे मरना है. और कहीं कोई प्लेस नहीं है जहाँ पे जाके वो मरेंगे और डाई होंगे और वहाँ पे जाके वो उनकी ग्रेव बनेगी. तो ये सेम ही धरती है, सेम ही धरती के ऊपर हम ब्रदर्स आपस में चलते हैं. इसी धरती पे हम सब लोग मरेंगे भी सही. दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, उन लोगों के लिए भी वही एयर है,
वही सन है और वही वाटर है, वही सनशाइन, वही बाउंटीज नेचर की उनको भी मिली हुई हैं जो हमें मिली हुई हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि सन कह रहा है कि मैं आपको धूप दूंगा और जो दूसरे देश के लोग हैं उनको धूप नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है। तो ये जो बाउंटीज है नेचर की वो सभी को इक्वली मिली हुई हैं। तो यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सली जो नेचर ने सबको प्रोवाइड किया है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया नेचर ने, भगवान ने कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। इक्वल सनशाइन सभी को मिलती है, इक्वल एयर सभी को मिलती है, इक्वल वाटर भी सभी को मिलता है। are fed by peaceful harvest by war's long winter starve। सिमिलरली सभी लोग क्या है, पीसफुल हार्वेस्ट एंजॉय करते हैं, शांति से जो उनकी हार्वेस्ट होती है, जो उनकी क्रॉप मतलब जो उनकी एग्रीकल्चर होता है उसको पीसफुली इंजॉय करते हैं, खाते हैं पीते हैं। और जब वॉर होता है, जब कोई डिस्ट्रक्शन होती है, कोई युद्ध होता है, और जब लॉन्ग विंटर के दौरान क्या होता है, लोग स्टार्व करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं। हमारे देश में क्या होता है, जब भी कोई वॉर होता है, विंटर्स होती है तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा विंटर्स पड़ती है तो लोग स्टार्व करते हैं। सिमिलरली दूसरे देशों में भी वॉर होता है और विंटर्स के टाइम पे लोग सेम उनके भी वहाँ पे स्टार्वेशन होती है। तो कोई भी डिफरेंस, देयर इज़ नो डिफरेंस, ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस, ओनली दिस डिफरेंस इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स। ओनली ये हम लोग ये डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं कि तुम फॉरेनर हो, तुम ब्रिटिशर हो, तुम ब्लैक हो, तुम साउथ अफ्रीका। तो मतलब ये डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है, ये डिफरेंस क्रिएट करने वाले हम लोग ह्यूमन बींग्स ही हैं, हम लोग लिविंग बींग्स ही हैं। तो भगवान ने तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। तो द पोइट वांट्स टू प्रमोट द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ही वांट्स टू से दैट everyone is same, no one is foreigner, no one is stranger here. This land, this mother, this earth is single, this earth is one. So क्या बोल रहे हैं वो पोइट, यही बता रहे हैं कि सब लोग यहाँ पे क्या है, सेम है। क्लियर हो गई बच्चे बात, आगे देखते हैं। Yes, now here is the second stanza. Their hands are ours, in their lines we read, a labor not different from our own. Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. Then here in the second stanza, poet is saying that their hands are ours. उनके हाथ भी बिल्कुल किसकी तरह है, हमारे हाथ की तरह है ना। और लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, जो लेबर हम लोग करते हैं, जो हार्डवर्क हम लोग करते हैं, वैसा ही हार्डवर्क वो लोग भी करते हैं। तो उनके हाथ भी कैसे हैं, बिल्कुल हमारे हाथ जैसे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमारे हाथ डिफरेंट है और उनके हाथ डिफरेंट है, हमारे हाथ ब्लैक है और हमारे हाथ कोई और कलर के, पर्पल कलर के और उनके पिंक, सेम है। और अंदर भी सेम ब्लड ही, रेड कलर का ब्लड ही अंदर हर किसी के अंदर चल रहा है, ठीक है। रिमेंबर अगेन द पोइट इज सेइंग टू द रीडर्स, रिमेंबर वन थिंग, दे हैव आइज लाइक आर्स, उनकी आंखें भी हमारी आंखों की तरह हैं। और स्लीप दैट वेक और स्लीप, जो जागती है और जो सोती है। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव, और वो स्ट्रेंथ जिसको किससे जीता जा सकता है, प्यार से जीता जा सकता है। सब कुछ सेम है। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, हर लैंड पे एक कॉमन लाइफ ही है, मतलब यहाँ पे एक कॉमन लिविंग बीइंग ही है जो हर जगह सेम है। दैट ऑल कैन रिकोगनाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसको हर कोई रिकोगनाइज कर सकता है और समझ सकता है। तो हर कोई क्या है, सेम है। Here the poet again wants to say that is what the poet wants to say, that poet wants to remember, poet wants that reader should remember that human beings are all over the world। हर जगह कौन है, यही लिविंग बींग्स, हर ह्यूमन बींग्स हैं। एंड दे ऑल हैव सिमिलर आइज, और सभी की आइज जो है वो क्या है, सिमिलर है। ऐसा तो है नहीं कि भाई हमारी आइज अलग और किसी और की आइज अलग, सभी की क्या है, सिमिलर आइज है। दे ऑल्सो वेक एंड स्लीप एज वी डू, वो भी हमारी तरह जागते हैं और हमारी तरह सोते हैं जैसे हम लोग करते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग पावरफुल, जैसे कि हम लोग स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि हम लोग पावरफुल है। सिमिलरली हमारी तरह ही वो लोग भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है और पावरफुल है, ठीक है। दे कैन बी वन बाय लव, देयर इज बॉन्ड विच यूनाइट्स ऑल द नेशन, एक लव का ही एक बॉन्ड है। अगर सब लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्यार की भावना रखते हैं, तो सब लोग क्या है, यूनाइट होके रहते हैं, एक साथ होके रहते हैं, ठीक है। ईच वन ऑफ अंडरस्टैंड, एंड हम सभी को ये सब चीज़ समझनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि इस बॉन्ड का क्या मतलब है। ये बॉन्ड अगर बना रहेगा तो पूरे देश में हर जगह क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ शांति होगी। Here is the third stanza now. Here the poet is saying that let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Now
Here the poet again says to the readers that we should remember. What we should remember? When we are told that we should hate our brothers, and then it is ourselves that we shall dispose, betray and condemn. जब भी हमें ये कहा जाता है कि हम एक दूसरे से हेट्रेड करें, हम अपने ब्रदर्स को हेट करें, तो ये हम ही होते हैं जो हम अपने आप को क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं, अपने आप को डिप्राइव करते हैं, किसी चीज़ से वंचित करते हैं, बिट्रे करते हैं, हम अपने आप को चीट करते हैं, हम अपने आप को कंडेम। मतलब कि कहने का मतलब क्या है यहाँ पे पोइट का, कि पोइट कह रहे हैं कि यू शुड रिमेंबर वन थिंग, दैट देयर शुड बी नो हेट्रेड। कोई हेट्रेड नहीं होनी चाहिए। जब भी कोई हमें ये कहता है कि आप इसके एनिमी, आप इससे हेट्रेड करो, आप इसके साथ दुश्मनी लो, तो ये हम अपनी ही क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को ही डिप्राइव कर रहे हैं, अपने आप को ही नीचे गिरा रहे हैं, अपने आप को ही डिस्पोज कर रहे हैं, अपने आप को ही चीट कर रहे हैं। वी आर सेल्स बिट्रेइंग आर, ठीक है, वी आर बिट्रोइंग आर सेल्स, हम खुद को ही बिट्रे कर रहे हैं, हम खुद को ही डिस्पोज कर रहे हैं। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, अगेन द पोइट इज सेइंग दैट रिमेंबर दिस थिंग, हम जब एक दूसरे के खिलाफ आर्म्स उठाते हैं, वेपन्स उठाते हैं, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। हम क्या करते हैं, अपनी इस ह्यूमन अर्थ को जिस पे हम लोग रह रहे हैं, हम अपनी इस धरती माँ को क्या कर रहे हैं, डर्टी कर रहे हैं, डिफाइल कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। जब हम एक दूसरे के प्रति, हम एक दूसरे के खिलाफ क्या उठाते हैं, आर्म्स उठाते हैं। तो आर्म्स का मतलब क्या है बच्चे, वेपन्स उठाते हैं, कोई भी पिस्टल, कोई भी बॉम्ब फेंकते हैं एक दूसरे पे, तो हम लोग ही क्या कर रहे हैं, हम अपनी ही धरती माँ को, हम अपनी ही अर्थ को क्या कर रहे हैं, डिफाइल कर रहे हैं, उसको डर्टी कर रहे हैं। आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आर ओन। हमारी ये जो आग निकल रही है, हमारी ये जो बंदूकों में से आग निकल रही है, और ये जो डस्ट है, ये क्या कर रहा है, ये हमारी जो धरती है, धरती के ऊपर जो इतनी अच्छी हवा चल रही है, प्योर हवा चल रही है, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको हम खराब कर रहे हैं, उसको हम स्पॉइल कर रहे हैं, उसको हम एंड कर रहे हैं, इस धरती की इनोसेंस को एंड कर रहे हैं। कौन, हम लोग खुद ही इसको क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अगेन द पोइट इज सेइंग दिस लाइन, सेम लाइन अगेन, बट उसने रिवर्स कर दिया है, बट पोइट इज लेइंग एम्फेसिस ऑन दिस लाइन अगेन एंड अगेन। ही इज सेइंग अगेन, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, कोई भी मैन फॉरेन नहीं है और कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है। Again the poet is focusing on the same thing. He is saying that in these last 3-4 lines, he is saying that when we kill each other, when we take arms in our hand, then what we did, we will defile our earth, I defile our own earth, and there will be the accumulation of the dead bodies. डेड बॉडीज एक्यूमुलेट हो जाएंगी कहाँ पे, हमारी अर्थ पे, और वो उसको क्या कर देंगी, उसको डर्टी कर देंगी, उसको गंदा कर देंगी, हमारी अर्थ को। ओके, तो अगेन द पोइट इज लेइंग एम्फेसिस ऑन द सेम लाइन दैट रिमेंबर यू रीडर्स, यू ह्यूमन बीइंग, रिमेंबर वन थिंग, दैट नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज। ओके बच्चे, the poet is saying that when we hate others, we actually rob or deceive ourselves. जब हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे को हेट्रेड करते हैं, हम एक दूसरे को रॉब करते हैं, चीट करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग खुद को ही क्या कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, हम खुद को ही चीट कर रहे हैं। जब हम एक दूसरे से फाइट करते हैं, तो हम लोग अपनी ही धरती को क्या कर रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। और ये जो फायर और स्मोक जो किससे निकलती है, वेपन से निकलती है, हमारे जो वेपन्स हम जिससे लड़ रहे हैं उनसे निकलती हैं, उसकी जो पॉइजन है वो हमारी एयर को, जो धरती पे जो इतना अच्छा सराउंडिंग, इतना अच्छा, उसको क्या कर रहे हैं, हम लोग स्पॉइल कर रहे हैं, और हम सब पूरी धरती को, लैंड को, अपनी अर्थ को क्या कर रहे हैं, स्पॉइल कर। सो नाउ लेट अस move on to the theme of the poem. The poem No Men Are Foreign is a poem written by James Kirkup, which states that no man is foreign or strange, कि कोई भी इंसान फॉरेनर नहीं है और कोई भी कंट्री फॉरेन कंट्री नहीं है, कोई भी इंसान स्ट्रेंजर नहीं है यहाँ पे, एंड वी शुड नॉट रिगार्ड anyone as a foreign or strange.
द पोइम रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया, सेंट्रल थीम क्या है, ये पूरी पोइम किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, दैट ऑल मेन आर इक्वल दो दे आर सेपरेटेड बाय बाउंड्रीज, हालांकि वो बाउंड्री से बॉर्डर्स बने हुए हैं, बाउंड्रीज से सेपरेट है, बट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन men of different nations. Poet is conveying this message through and only the differences within a man's heart. और वो difference सिर्फ कहाँ पे है, हमारे अंदर है, हम लोग ही उस difference को create कर रहे हैं. And poet is promoting the universal brotherhood. What he is promoting, he is अपीलिंग फॉर ब्रदरहुड, वो अपील कर रहे हैं कि सब लोग भाईचारे की भावना से एक दूसरे के साथ रहें. द डिफरेंस अमंग देम पर्टेन merely to color, dress and food habits which are not of much significance. Humanity all over the world is alike. चाहे डिफरेंस होगा कलर में, ड्रेस में, फूड हैबिट्स में, लेकिन एक चीज़ सभी के अंदर कॉमन है एंड दैट इज़ ह्यूमैनिटी. ह्यूमैनिटी सभी के अंदर सेम है, इंसानियत सभी के अंदर सेम है. इफ मैन इज डिस्ट्रॉइंग अनदर नेशन, ही इज एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग हिमसेल्फ एंड द एंटायर ह्यूमैनिटी. अगर एक इंसान दूसरे नेशन को या दूसरे इंसान को हर्ट करने की कोशिश करता है, हार्म करने की कोशिश करता है, तो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज डिस्ट्रॉइंग, ही इज स्पॉइलिंग हिमसेल्फ एंड द एंटायर ह्यूमैनिटी. राइट इट इन योर बुक. Now let us come to the literary devices used in this poem and the rhyme scheme follow in this poem. Yes, first of all, let us discuss about the rhyme scheme of this poem. As you have read the poem, you have seen that the entire poem is written in free verse. There is no particular rhyme scheme followed in this poem. You can also note it here that there is no rhyme scheme followed in this poem. Now let us come to the first literary device or poetic device or figure of speech used in this poem is alliteration. And you know that alliteration is the repetition of the consonant sound in two or more closely placed words. Here you can see in the first stanza, body breathes. Body breathes, second line, body breathes. Here the B sound, B consonant is repeating. And now let us come to the second stanza. Again there is alliteration used. You can see wars winter, W sound is repeated here. The next poetic device used in this poem is metaphor. You can see in the first stanza that uniform, beneath all uniform, here the indirect comparison is given. Here the uniform refers to the uniforms of the military persons, military men of different countries. So here the poetic device uses metaphor. Again, our poetic device metaphor is used in stanza second, where the wartime is compared to the winter season because in both season people starve. So this is also the indirect comparison. So here the poetic device again uses metaphor. And let us come to the last poetic device prominent in this poem is repetition. And we have seen this entire poem that the word remember is repeating over and over again. Remember word is repeated 5 times in the poem. So here the poetic device uses repetition, and we have seen the line number 1 and the last line of the poem that remember no men are strange and no countries are foreign. This line is repeating again in the last line of the poem. So here again the poetic device used is repetition. So this is our poem. No Men Are Foreign. I hope this is clear to you all, and if it is clear to you all, then do subscribe my channel and hit the bell icon and like this video too. Thank you.